रेखा जी में भोलापन है और वो भोलापन की रचनाओं में झलकता है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक स्थिति ठीक है, लेकिन जिस संजीदगी के साथ उन्होंने अपने शब्दों को आकार दिया है कविता के रूप में, वो उस इस संग्रह के भाव पक्ष को कहीं की मजबूती प्रदान करता है। आदिवासी समाज में रहते हुए, गांव में रहते हुए जिस तरह से मैं एक झोपड़ी से निकलकर यहाँ तक आई हूँ, तो वहाँ झोपड़ी से निकलकर यहाँ तक आने का सफर, या ऐसा कह लीजिए कि रेखा से रेखाश्री का जो सफर है वो बहुत ही संघर्षमय रहा। काफी परिवेशीय पीड़ाओं को उकेरती कृति है नदी शब्दों की। डॉक्टर दुलाराम सहारण। कवित्री रेखाश्री खराड़ी के काव्य संग्रह पर हुआ पाठक मंच। राजस्थान साहित्य अकादमी और वागड़ विभाग का हुआ आयोजन। राजस्थान साहित्य अकादमी के संयोग से प्रकाशित काव्य संग्रह नदी शब्दों की पर बुधवार को पाठक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर और वागड़ विभाग साहित्य एवं कला संस्थान डूंगरपुर के साझे में आयोजित इस कार्यक्रम में डूंगरपुर की नवोदित कवित्री डॉक्टर रेखाश्री खराड़ी के काव्य संग्रह नदी शब्दों की पर नगर के सुधी पाठकों द्वारा व्यापक समीक्षा की गई। स्थानीय दिशा डिग्री कॉलेज के सभागार में आयोजित पाठक मंच कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण रहे, जबकि राजस्थानी भाषा साहित्य अकादमी के सदस्य एवं वरिष्ठ कहानीकार दिनेश पंचाल तथा वागड़ विभाग साहित्य एवं कला संस्थान के अध्यक्ष राजकुमार कसारा बतौर विशिष्ट अतिथि मंचासीन थे। मां सरस्वती की वंदना के साथ आरंभ हुए कार्यक्रम में दिशा डिग्री कॉलेज के संचालक डॉक्टर सुबोधकांत नायक ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में उपस्थित जिले के रचनाकारों व पाठकों को संबोधित करते हुए राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर दुलाराम सहारण ने कहा कि साहित्य के क्षेत्र में लेखक की पहचान उसकी लेखनी से होती है। उसने क्या लिखा है, कैसा लिखा, इसका निर्णय पाठक करता है। लेखक को सफल होने के लिए अपनी रचनाओं की प्रशंसा से कहीं अधिक आलोचना पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के दौर के लेखकों में आलोचना स्वीकार करने की क्षमता समाप्त होती जा रही है, जबकि पाठकों से प्राप्त आलोचना से अपनी रचना में जो सुधार लाने की पहल करता है वही आगे चलकर एक सफल लेखक, सफल रचनाकार के रूप में स्थापित होता है। डॉक्टर सहारण ने कहा कि हर व्यक्ति में एक कवि छुपा होता है। हम अपनी पीड़ा को शब्दों में बयां करें। अपने गांव, धाणी, परिवेशी संघर्ष, यह सब बातें हम नहीं लिखेंगे तो कौन लिखेगा। हमें अपनी संस्कृति, हमारी पहचान पर गर्व होना चाहिए और हमारे लेखन में यह झलकनी चाहिए भी चाहिए। अकादमी अध्यक्ष ने कहा कि राजस्थान साहित्य अकादमी देश भर में बेहतर साहित्यिक वातावरण तैयार कर साहित्य की नई पौधे तैयार करने में जुटी हुई है। इसलिए आप लिखें, अच्छा लिखें और हिंदी साहित्य की परंपरा को निरंतर आगे बढ़ाएं। डॉक्टर रेखाश्री के काव्य संग्रह की समीक्षा करते हुए वरिष्ठ कहानीकार दिनेश पंचाल ने कहा कि रेखाश्री ने अपनी कविताओं में प्रकृति के माध्यम से अध्यात्म शांति को आत्मसात किया है। इस काव्य संग्रह में उन्होंने अपनी लेखनी से शब्दों का प्रवाह शुरू किया है। इसमें कुछ तटबंध ऐसे भी हैं जो इस प्रभाव को रोकने का प्रयास करेंगे, लेकिन नदी का तो धर्म है बहते रहना, और वह भी शब्दों की हो तो उसका प्रवाह निश्चित रूप से जारी रहता है। पुस्तक समीक्षा करते हुए चूरू से आई वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर श्रीमती कृष्णा ने कहा कि रेखाश्री इस जनजाति अंचल की प्रतिभावान महिला रचनाकार है, जिसने प्रकृति की गोद में पलकर अपनी परिवेशीय परिस्थितियों को शब्दों का रूप दिया और उन्हें कविता में ढाला है। इसमें आंचलिकता की झलक कहीं कहीं देखने को मिल रही है, जो इसके भाव पक्ष को मजबूत करती है। उन्होंने कहा कि आदिवासी संस्कृति को बचाए जाने की महती आवश्यकता है और कविताओं के माध्यम से यह कार्य और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उन्होंने नवोदित लेखकों से कहा कि यदि आपको पाठक के मन में ठहरना है तो अपने लेखन में अपने आप को अपनी जड़ों से जुड़ना होगा, अपने परिवेश से जुड़ना होगा, अपने आंचलिक शब्दों से को सहेजना होगा और इसे अपनी कविता में समाहित करना होगा। विशिष्ट अतिथि वागड़ विभाग के अध्यक्ष राजकुमार कसारा ने डूंगरपुर में वागड़ विभाग द्वारा संचालित की जा रही हिंदी साहित्यिक गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि नियमित मासिक काव्य गोष्ठी के माध्यम से नवोदित रचनाकारों को मंच प्रदान कर उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने रेखाश्री के काव्य संग्रह को डूंगरपुर जिले के साहित्य जगत में एक मील का पत्थर बताया और कहा कि उनकी रचनाओं में जहां प्रकृति के प्रति प्रेम झलकता है, वहीं अंतर्मन की टीस भी उभर कर सामने आती है। स्त्री के भाव पक्ष के साथ ही उसके भीतर की शक्ति भी रेखांकित होती है। हिंदी साहित्य जगत को इस नवोदित लेखिका से भविष्य में काफ़ी उम्मीदें हैं। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ संगीतकार हेमंत शर्मा ने अपना गीत गुलों को
खा गई बाहर अब कहाँ जाए, यह सुनाकर कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों प्रदान की। वहीं पेरोडीकार राजेश पंड्या ने अपनी पेरोडी से गुदगुदाया। कार्यक्रम में नरेंद्र बोधा, हेमंत शर्मा, सत्यदेव पंचाल, मनीषा पंड्या, प्रतिज्ञा भट्ट, हितेश वसीटा, सीमा सकुनी, विशाल पंचाल, राजेश पंड्या, जय शर्मा, प्रवीण पंड्या, नितिन कलाल, प्रियंका चौबीसा, हर्षिल पाटीदार, प्रदीप सिंह चौहान, सुबोध का नायक, चिराग, रेखाश्री खराड़ी सहित बड़ी संख्या में साहित्य प्रेमी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन गजलकार उपेंद्र सिंह ने किया, जबकि डीसा डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रियंका चौबीसा ने आभार व्यक्त किया। कारण तो थोड़ा सा स्टाइल तो मेरे भीतर की जो बालिका है थोड़ी बहुत कुछ ज़्यादा ही संचल है, तो थोड़ा सा उसकी चंचलता में कम करना चाहती हूँ, पर हो नहीं पाती है। तो माँ शारदे को नमन करती हूँ। सम्मानित मंच पर विराजमान राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष, साहित्य के शिखर दुलाराम जी सहारण साहब, वागड़ विभाग के अध्यक्ष राजकुमार जी साहब और हमारे वागड़ के सुप्रसिद्ध साहित्यकार दिनेश जी पंचाल साहब और हमारे यहाँ के जितने भी विद्यार्थी हैं मेरे और बाकी सब, उन सब के हमारे गुरु प्रोफेसर उपेंद्र सिंह। इस सभा में उपस्थित आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। पहले तो ये पाठक मंच का जो आयोजन था वो बड़ा जल्दी में हुआ, तो पाठक मंच का आयोजन हो चुका था और जिस पर यह चर्चा होने वाली थी उसे मालूम नहीं था। फिर मालूम पड़ा कि मेरी किताब पर ये बात होने वाली है। तो आप जानते हो थोड़ा सा मैं बहुत नर्वस हो गई। मैंने सोई हुई थी, मुंह धोया और कॉलेज आ गई कि भाई ऐसा ऐसा है। तो मैं कॉलेज का बहुत ही आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मतलब बहुत कम समय में ये सारा पैनल बनाना, ये सारी व्यवस्थाएं कॉलेज प्रशासन ने कर दी। तो मैं आज यहाँ से अपने सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज वैसे पाठक मंच पर कोई बड़ा व्यक्ति नहीं होता, स्थानीय किसी कवि को ले लिया जाता है, लेखक को ले लिया जाता है, उनकी रचना पर बात होती है। पर यह मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस पाठक मंच पर राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष दुलाराम जी सहारण साहब की पावन उपस्थिति है। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरी पूरी वागड़ धरा की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। साथ ही हमारे सामने बैठे हुए हम सबके बीच में मैडम कृष्णा जी और बिटिया कृति का, आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी श्रोतागण, आपने बहुत कम समय में मैंने जैसे कहा और एक ग्रुप पे मैसेज डाल दिया और इतनी कम औपचारिकता में आप सभी ने मतलब यहाँ पर आए आप और इस कार्यक्रम को बहुत ही गौरवशाली आपने बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं एक बार पुनः कॉलेज प्रशासन का भी हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि उन्होंने पूरा सहयोग दिया और अपनी उपस्थिति यहाँ पर कायम रखे। उसके लिए मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। नदी शब्दों की अगर बात करें तो कुआं किसी प्यासे के पास नहीं जाता, पर नदी जो है वो घाट घाट बहती हुई पहाड़ पहाड़ खंडहर सब जगह से बहती हुई हर एक प्यासे व्यक्ति के पास पहुंचती है। तो मैं सबसे पहले तो मैम कृष्णा को ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल निश्चित रहें, ये मेरा आरंभिक काव्य संग्रह था जो बिल्कुल मैंने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से इसको लिखा है। तो वो सारी चीज़ें इसमें नहीं है, पर आगे की मैंने काफ़ी कविताएं लिख रखी है। ये 2019 में मैंने भेजा था, तो उसके पहले की जो कविताएं हैं वो सारी कविताएं इसमें है। तो आरंभ में अपन जो लिखते हैं उसमें काफ़ी कवियाँ होती हैं, तो मुझे इसमें कोई मैं वो सफाई नहीं देती कि मेरे इसमें अच्छी है या बुरी हो, तो पाठक स्वयं तय करता है।
पर मेरा आने वाला जो काव्य संग्रह है उसमें राग से लिपा हुआ आंगन भी मिलेगा और हमारे आदिवासियों की महुए से बनाई हुई शराब की धार भी उसमें मिलेगी। शराब पीकर कोई भूरा टहलता हुआ ऐसे लड़खड़ाते हुए जाता हुआ मिलेगा आपको। और गाँव में जो लड़कियां होती हैं खेतों में काम करती हुई, जो मिट्टी वगैरह मुंह पे लगी हुई होती है, बिखरे हुए बाल, और जब वो मुस्कुराती हैं तो उनके मुस्कुराने का जो सौंदर्य है उस लड़की का, वो सौंदर्य आपको दिखाई देगा। मेरे खेतों में जो धान की फसलें हैं, लहराती हुई गेहूं की बालियां हैं, वो सब उसमें है। नदियों में, कुओं में, तालाबों में बच्चे नहाते हुए हैं, साइकिल का टायर दौड़ाते हुए भी बच्चे हैं, सारी चीजें उसमें हैं। तो मैं पंत जी की बात तो नहीं करती, अपना तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, पर मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा, मैं आपसे अध्यक्ष महोदय से और यहाँ के जो भी पाठक हैं, लिखने वाले हैं, उन सबसे मेरा ये वादा है कि मेरे आने वाला जो संग्रह जो होगा उसमें मेरे गांव की मिट्टी की खुशबू होगी, अपने वागड़ अंचल का सौंदर्य उसमें होगा। नदी शब्दों की अपन बात करें तो सबसे पहले मैं लिखने की अगर बात करूं तो मैंने बीच में एक बार बताया था, जैसे सत्यदेव जी ने कहा कि उन्होंने सुना होगा कि मेरा मायका नहीं है। तो आदिवासी समाज की कुछ विडंबनाएं हैं जिसका शिकार मुझे होना पड़ा, और आज मेरे पास ये चीज है, पर कहीं न कहीं वो होते हुए भी मेरे पास नहीं है। तो एक ये पीड़ा कह सकते हैं। तो जब कोई स्त्री दुखी होती है, उसकी कोई पीड़ा होती है और जब उसके पास कोई सुनने वाला नहीं होता है, तो फिर उसके पास एक माध्यम होता है कि वो कागज कलम ले ले और अपने दुख दर्द को उसमें बयां कर दे। तो ये कुछ चीजें हैं जो उसमें रही, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई मेरी परिस्थितियों ने। आदिवासी समाज में रहते हुए, गांव में रहते हुए, जिस तरह से मैं एक झोपड़ी से निकलकर यहाँ तक आई हूँ, तो वहाँ झोपड़ी से निकलकर यहाँ तक आने का सफर, या ऐसा कह लीजिए कि रेखा से रेखाश्री का जो सफर है वो बहुत ही संघर्ष में रहा। काफी उन सारी चीजों को मैं याद करके ना तो मैं खुद दुखी होना चाहती हूँ और आप लोगों को दुखी करने का मेरा ऐसा कोई मन भी नहीं है। तो कविता की बात करें तो मेरी ये जो किताब है उसमें मेरी अपनी पीड़ भी है, लोगों की पीड़ भी है, आम स्त्री की पीड़ा भी इसमें है, सामाजिक कुछ विषमताएं हैं, उस विषमताओं के प्रति आक्रोश भी है, आशा निराशा के बीच में मेरा झूलता हुआ मन भी है। कभी कुछ चीज हासिल हो जाती है, कभी कुछ चीज को हासिल करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है। तो वो सारी चीजें उसमें दर्ज है। एक माँ का वात्सल्य भी है, रिश्तों की गर्माहट है और उस वस्तु के प्रति संवेदना है जो प्रकृति में है। आदिवासी मूलतः जल, जंगल और जमीन को अपना जीवन मानने वाला है। तो ये जो गुण है, आदिवासियों के जो गुण है, उनकी जो भावनाएं हैं, वो सारी मुझे अपनी विरासत में मिली हुई है, वो सारी चीजें मुझ में है। तो वो सारी जो बातें हैं वो सभी मैंने अपनी कविताओं में पिरोने का प्रयास किया है। उसके बाद में उस कविताओं में कई सारे बुजुर्ग होते हैं जो अकेलेपन की पीड़ा को भुगतते हैं, उस पीड़ा को मैंने दर्ज किया है। और अपने बच्चों से मिलने की एक तड़प होती है, उस तड़प को दर्ज किया है। नारी मन की पीड़ा तो इसमें है ही, पर गांव के जीवन, वहाँ के प्रकृति की शोभा और त्योहार की मस्ती भी इस काव्य संग्रह में आपको मिलेगी। मैं बराबर सुन रही थी कि हमारे कहानीकार दिनेश जी ने जब कविताओं के बारे में जब उन्होंने
कहा तो झूठ नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। पर इतना कुछ है या नहीं है उसके बारे में मैं अभी मौन हूँ, मैं कुछ कहना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कितना अच्छा लिखती हूँ वो मैं तय नहीं करती खुद। मेरे मन में जो आया मैंने उसको लिख लिया, बस मैं उसके बारे में ज़्यादा सोचती नहीं। पर मैं निरंतर बहुत अच्छे पाठक बनने का प्रयास करती हूँ। कई बार तो मुझे ये बहुत दुख होता है कि अभी तक हम आरपीएससी की किताबें पढ़ने में इतने उलझे हुए हैं कि जो मन का होता है, जो मन को खुशी देता है, मन को आनंद देता है, वो चीज़ मैं पढ़ ही नहीं पाती। अभी बीच में काफ़ी मतलब लगभग 6-7 महीने हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे, मैं पहला गिरमिटिया जब लाई थी तो उसको पढ़ने का मेरा इतना मन था, पर वो सारे इधर उधर की चीज़ों में इतनी उलझती रही। फिर थोड़ा पढ़ा करते करते मैंने 600 पेज कम से कम पढ़ दिए थे। फिर अभी मधुमती का जो गादी विशेषांक आया तो उस पर फिर मैंने सोचा कि इतना तो मैंने पढ़ ही लिया है, तो अगर 300-400 पेज और पढ़ लूँगी तो शायद मेरा काम हो जाएगा। तब जाके मैंने उसको थोड़ा सा अच्छे से बैठी मैं और उसको पढ़ा। तो मैं हमेशा से मेरा ये प्रयास रहा है कि मैं उसको अच्छे से पढूं, बहुत सारी किताबें पढूं जो मुझे खुशी देती है, और पढ़ना मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। किताबों से प्रेम भी बेशक मुझे बहुत ज़्यादा है। अगर कोई स्टॉल लगा हुआ होता है जिसमें कपड़े हैं, ज्वेलरी है, किताबें हैं, सारे स्टॉल साथ साथ में है, पर मेरे कदम अपने आप ही उस किताबों के स्टॉल की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि वो किताबें मेरी बहुत ज़्यादा कमजोरी है। मुझे पता होता है कि इतना सारा मैं पढ़ पाऊँ या नहीं पढ़ पाऊँ, पर मैं यहाँ से अगर बाहर जाती हूँ तो मैं 1-2 किताबें खरीद कर लाती भी हूँ, और कई सारी किताबें आधी पढ़ पाती हूँ, आधी रह जाती हैं। तो अच्छी पाठक बनने का मेरा पूरा प्रयास रहता है। मैं नदी शब्दों की किताब की बात कर रही हूँ। जब ये किताब पांडुलिपि भेजने की जब बात आई तो मेरे गुरु है डॉक्टर आशीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि जैसी भी कविताएं हैं, मैंने कहा कि उसमें एक स्तर नहीं है तो फिर भेजे कि नहीं भेजे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको भेजना चाहिए। वो स्तर है या नहीं वो एकेडमी तय करेगी, आप उसको तय नहीं करोगे। आपने लिख दिया, इसके बाद में वो आपका अपना नहीं रहता, फिर वो सार्वजनिक हो जाता है, सबका हो जाता है। तो मैंने उसको अकादमी को भेजा। मेरा पुस्तक विमोचन हुआ तब भूमिका नंद भारद्वाज जी ने लिखी थी, तो उस कविताओं को सुधारने का काम कुछ नंद भारद्वाज जी ने किया था, और इस तरह से फिर ये किताब का चयन हुआ। मैं तो इसको देखकर भूल गई थी कि इसका चयन होगा कि नहीं होगा। फिर जब ये न्यूज आई कि इन्हीं पांडुलिपियों का चयन हुआ है, तो जिसमें मेरा भी था, तो एक बार मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि मैंने जैसे गाँव देहात में रहने वाली लड़की की किताब चयन हो गई। तो मैंने उसको 2-3 बार देखा कि ये रेखा खराड़ी मैं ही हूँ ना, तो फिर कि नहीं नदी शब्दों की, तो हाँ फिर यही है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं जो इस थोड़ा सा एक झिझक भी होती है, नर्वस सफल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये किताब आ गई। इसका पुस्तक विमोचन जब करवाया तो काफ़ी शानदार रहा। मैं अपने मुंह से नहीं कहूँगी, पर यहाँ पे जो मौजूद हैं सभी लोग उसमें थे, तो सबका बहुत सहयोग रहा। और यहाँ पर 1-2 साहित्यिक मंच जो है, संस्थान है, वो चलते हैं, जिसमें शब्द साधना परिवार है, मागण विवाह है। उनसे जुड़ने के बाद में मैंने और लेखन कार्य करना शुरू कर दिया था। उसके बाद आगे मैंने काफ़ी लिखा, और कविताएं तो निरंतर अपन कभी भी मन में आता है तो मैं लिख देती हूँ उसको। मैं आपको जो नदी शब्दों की है कविताओं पर आती हूँ, ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, तो मैं सीधा नदी शब्दों की टाइटल की बात कर रहे थे सर। तो दिनेश जी ने जिस तरह से बताया कि हम तो जल, जंगल और जमीन को अपना जीवन मानते हैं, तो मैंने उसमें एक कविता भी लिखी थी नदी शब्दों की। तो मुझे लगा कि ये जो
नदी शब्दों की है वही नाम आदिवासी लड़की की किताब के लिए बेहतर होगा। जैसा कृष्णा मैडम ने बताया तो उस हिसाब से फिर मैंने इसका नाम नदी शब्दों का की रखा था। कविता की कुछ पंक्तियां मैं आपको सुना रही हूँ कि बह रही है नदी शब्दों की, बहाकर ले जा रही है जैसे हवा, कभी हो जाती है अवरुद्ध, कभी कभी आकर आवेश में उभर कर बहने लगती है। सारा खेल जो होता है वो शब्दों का होता है। तो कई बार शब्द रिश्ते जोड़ भी देते हैं और कई बार शब्द रिश्तों को तोड़ भी देते हैं। तो सारा जो खेल होता है वो शब्दों का होता है। तो सुनाई देता है उसका शोर जो मैं साध कर अपनी चेतना सुनने को प्रयासरत हूँ। कभी सुनाई देता है मधुर कल का राग तो कभी अनंत विलाप। लगता है मेरी चेतना ढल गई है उस राग में, असह्य लगने लगता है। लगता है मेरी चेतना ढल गई है उस राग में, असह्य लगने लगता है जब मर्यादा रूपी किनारा तोड़ देती है। शब्दों की नदी जब गिरती है मेरी संवेदना पर तो मेरे हृदय के उद्गार स्वतः प्रस्फुटित होने लगते हैं। मेरे स्मृति पटल पर चितराई मंजू कार्यावलियां इंद्रधनुष सी छाने लगती हैं। जब जब आई है उसमें बाढ़, भावनाएं मेरे हृदय की साथ बहा ले गई है। बह रही है नदी शब्दों की, बहा कर ले जा रही है जैसे हवा। दिनेश जी बंजा, भगत सिंह सर, नवोदित लेखिका रेखाश्री और मेरे सभी साहित्यकार मित्रों, मैडम कृष्णा जी, और इस आयोजन की सबसे छोटी लेकिन सबसे समझदार साक्षी मीडिया, आपका स्वागत है। आज निश्चित रूप से इस डूंगरपुर जिले के साहित्यिक क्षेत्र में आज का दिन एक माइलस्टोन के रूप में है, इसमें कोई शक नहीं है। कदाचित अगर हम ये सोचें तो शायद 25-30 साल से भी अधिक का समय हो गया होगा, लेकिन हमारा डूंगर अकादमी की नजरों से थोड़ा दूर रहा। दिनेश जी अच्छी तरह से जानते हैं, कोई 25 साल पहले ऐसे ही 5 मित्र इकट्ठे हुए थे और शुरुआत की थी, लेकिन ये भागड़ की तरह है, उर्वरा है। साहित्यिक क्षेत्र में भी इसने बहुत कुछ दिया है। एक कालखंड में घेर जरूर पड़ा, लेकिन इस धरती ने उस बीज को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है दिनेश पंचाल के रूप में। वागड़ विभा ये महसूस करती है कि आज एक केंद्रीय अकादमी भी हमारी वागड़ विभा, हमारा दिनेश वहां पर है। इससे बड़ी गौरव की बात शायद डूंगरपुर में नहीं हो सकती। पाठक मंच कहने को तो बहुत छोटा सा आयोजन माना जाता है साहित्यिक क्षेत्र में, लेकिन जहां तक मेरा मानना है साहित्य के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण आयोजन पाठक मंच होता है। ये एक ऐसा आयोजन होता है जहां किसी की रचना पे, किसी के संग्रह पे पाठक अपने खुले विचार रखता है, चाहे अच्छा हो, जो अच्छा लगे उसके लिए अच्छा, जहां कमी लगे वो सीधा संवाद करके ये चीज करता है। और खुशी इस बात की है कि 4 साल तक पद खाली रहने के बाद जब अकादमी अध्यक्ष के रूप में माननीय दुलाराम ने ज्वाइन किया, सर लिटरली बताऊं मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब अखबार में नियुक्ति में नाम पड़ा था तो मन में एक विचार ये था कि शायद साहित्यिक व्यक्ति अब आया, अब हमारी अकादमी चल पड़ेगी, ऐसा मन में आया था। और ईश्वर ने उस बात को सही भी साबित किया। बहुत जल्दी आपके दर्शन भी हुए और आपने छोटे से डूंगरपुर को पहले प्राथमिकता देते हुए आपने हमें जिम्मा दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे तब सर ने अपनी योजना बताई थी
थोड़ा शेयर कर दूं। सारंग साहब का सीधा सा फंडा है, अकादमी है, अकादमी हर व्यक्ति की है, हर उसकी है जो लिखना चाहता है, जो पढ़ना चाहता है। और वहां तक अकादमी अब पहुंचेगी। अकादमी का विकेंद्रीकरण का आपका विचार, ये सामने जो हम सब एक विद्यार्थी ही हैं और हम सबको एक नई प्रेरणा आपके इस कदम से मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और सारंग साहब, इससे भी अच्छी खुशी की बात हमारे लिए ये रही, इस कार्यक्रम की गरिमा और बढ़ी। मैडम कृष्णा जी का जो उद्बोधन था, मैडम निश्चित रूप से आपने वो बात कही जो हर व्यक्ति के मन की बात होती है। जो व्यक्ति साहित्य क्षेत्र में आता है, लिखना चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद लोगों का किताबों को पढ़ने का क्रम कम हुआ है और सोशल मीडिया पे जो परोसा जा रहा है, जरूरी नहीं कि वो वास्तव में साहित्य है। तो मैं मानता हूँ कि आपने जो शब्द कहे और जिनके पास रिकॉर्डिंग है मैडम के शब्दों की, हम चाहेंगे वो शेयर करें, क्योंकि आपके एक एक शब्द लिखने के क्षेत्र में जो भी है उसके लिए बहुत ही उत्प्रेरक का काम करेंगे, इसमें कोई शक नहीं। समीक्षाएं होती है तो सबने एक बैंकर के लिए बड़ा दुष्कर कार्य होता है और वाकई वो लिख नहीं पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ठीक है, जैसा भी है छोटा मोटा कर लेते हैं। रेखा जी की काव्य संग्रह को पढ़ने का मुझे अवसर तो नहीं मिला, अभी यहाँ मंच पे बैठे कुछ कविताएं मैंने देखी थी। मैं कह सकता हूँ कि रेखा जी में भोलापन है और वो भोलापन की रचनाओं में झलकता है। ग्रामीण परिवेश, पारिवारिक स्थिति ठीक है, लेकिन जिस संजीदगी के साथ उन्होंने अपने शब्दों को आकार दिया है कविता के रूप में, वो इस संग्रह के भाव पक्ष को कहीं की मजबूती प्रदान करता है। एक रचना इनकी मुझे काफी अच्छी लगी जो पढ़ी थी, उसमें से पुरुष को चैलेंज करने वाली रचना निश्चित रूप से बहुत हिम्मत चाहिए मैडम उसके लिए। कुछ सवाल युग है, तुम कभी बुद्ध मत होना। आसान है या बुद्ध होना, किंतु कहां आसान है स्त्री होना। करने सत्य की खोज में तुम चोरी चोरी मत जाना। जिस तरह वे गए छोड़कर, ऐसे तो तुम मत जाना। चाहे हो जीवन में कितनी ही दुविधा, जीवन से पलायन मत करना। को छोड़ अपना परिवार, पुरुष के लिए कितना आसान यहाँ अब सीखेगा। उसकी गलती उसको हम लगा देना, ये चैलेंजिंग बात है पुरुष प्रधान समाज के लिए भी और इस व्यवस्था के लिए भी, जो कहने की शब्दों के बाणों से भोगा हुआ तन मन उसका छलनी होगा। उल्टा जैसे शब्दों से उसका हर दिन होता अपमान। एक बार यह सोच कर देखो, पुरुष की जगह अगर स्त्री होती, घर चुपके से निकल जाती, सोचो समाज और तुम क्या कहते। एक रात घर द्वार पति, नवजात शिशु को छोड़कर निकलती सत्य की खोज में, क्या कोई विश्वास करता उसकी बात का, उसकी इस बात का। यातनाएं तोहमतें लगाई जाती, उसके अस्तित्व को लांछित किया जाता, समाज देश खड़ा हो जाता उसके विरुद्ध, और यह होती उसकी सत्य की खोज। बुद्ध होना आसान है, एक स्त्री होना कठिन। बेहतरीन संग्रह होगा निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। आज इस मंच के माध्यम से मैं माननीय सारंग साहब का एक विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। एक तो उन्होंने वाकड़ विभाग जैसी छोटी सी संस्था, उसको एक ये अवसर दिया अकादमी से जुड़ने का, और हमारे आग्रह पर आगामी 8 और 9-10 आगामी 10 और 11 दिसंबर राजस्थान साहित्य अकादमी ने वाकड़ विभाग साहित्य कला संस्थान को जिला साहित्य का सम्मेलन का दायित्व सौंपा है।
यह कार्यक्रम वागड़ुआ का नहीं, ये कार्यक्रम हम डूंगरपुर वालों का है। और अध्यक्ष महोदय से इसकी स्वीकृति कक्षा को प्राप्त हुई। उसके पश्चात मैं आपके माध्यम से यह संदेश पूरे जिले में जो भी साहित्य से जुड़े व्यक्ति हैं उन तक पहुंचाने का मैं अनुरोध करता हूं। और मैं अध्यक्ष महोदय को एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा। वागड़ुआ की तरफ से मासिक काव्य गोष्ठी का एक क्रम निरंतर चलता आ रहा है, चाहे 2 आदमी हैं या 5 है या 25 है। गोष्ठी निश्चित रूप से होती है और प्रयास ये रहता है कि कोई नई रचना, कम से कम एक नई रचना हो, और समय अनुकूल तो होती है तो उन पे किसी कविता की समीक्षा भी हो जाती है। और हम तो खैर अपनी तारीफ तो क्या कहें, हम तो खुद समझ नहीं पाते क्या लिख रहे हैं क्या नहीं लिख रहे, लेकिन जैसे दिनेश जी कभी कभी हमारी गोष्ठी में समय मिलता बताते हैं, बिल्कुल जी हैं, तो आप लोगों का ये जो फीडबैक हमारे तक पहुंचता है वो हमें कहीं ना कहीं हिम्मत देता है। तो आपका भी ये कहना होता है कि साहित्य सुनने के लिए आपकी गोष्ठी में आया जाता है, जहाँ केवल साहित्य, तो और जहाँ जो साहित्य लिखता है वो पॉपुलर नहीं होता, पॉपुलर भी नहीं होता और उस पर किसी नजर भी नहीं जाती। लेकिन मां शारदा के साधक के रूप में सन 1992 में रजिस्ट्रेशन हुआ था, तब से प्रयास चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां आई, बीच में कुछ शिफ्ट भी रही, लेकिन अब हम ये विश्वास दिलाते हैं कि जब अकादमी ने हमारी उंगली थाम ली है और हमें एक रास्ता दिखा दिया है, तो यह वागड़ क्षेत्र, विशेषकर डूंगरपुर जिला, एक वर्ष में कम से कम 12 कार्यक्रम अकादमी से डिमांड करेगा। अकादमी हमें उम्मीदें हमें देगी आप सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और पुनः सर आपका, मैडम बिटिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एक लाइन और कहूँगा, कल रात को और आज दोपहर तक जो डूंगरपुर दर्शन हुए हैं बिटिया ने किए हैं, तो ये साहित्य के क्षेत्र से डूंगरपुर के पर्यटन को लेकर के हम ही मानते हैं कि हमारे ब्रांड एम्बेसडर होगी जो सब जगह जाकर बताएगी हमारा डूंगरपुर कैसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। चले जाना चाहिए क्योंकि अंतिम वक्त तो है और अब हमें बिखरना भी है, जुड़े हैं, बिखरेंगे फिर जुड़ेंगे। मैं इस जुड़ाव के लिए सबसे पहले वागड़ युवा साहित्य एवं कला संस्थान का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अंचल की भूमि से निकले और मेरे प्रिय राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के सम्मानीय सदस्य पंचाल उस रचनाकार डॉक्टर रेखाश्री खराड़ी जी, बड़ा प्यारा सुंदर संतुलित संचालन करने वाले उपेंद्र जी, इस महाविद्यालय के निदेशक नायक साहब, तमाम स्टाफ और आप सब, मैं सबसे पहले बताने आया हूं कि मैं 2 कारणों से डूंगरपुर आया। एक राजस्थान साहित्य अकादमी का कारण है और दूसरे कारण मेरे साथ है मेरा परिवार है। लेकिन इन 2 कारणों के बीच से तीसरा एक कारण जो पूरे राजस्थान में लंबे समय से गायब था, उसको लेकर के मैं आया। मैं यहाँ राजकुमार जी, दिनेश जी, सत्यदेव जी सबसे मिलने आया हूँ, लेकिन मैं हर्षिल, नितिन, रेखाश्री और विशाल के साथ उनके बाद वाली पीढ़ी खोजने भी आया।
मैं आनंदित इसलिए हूं कि मेरे सामने नितिन बैठा है, हर्षिल बैठा है, रेखा श्री बैठी है, और कल विशाल से मिलकर खुशी हुई भी थी, आज भी वो मौजूद है। मुझे ये खुशी उससे भी ज्यादा है कि मेरे साथ दिनेश जी बैठे हैं, सत्यदेव जी बैठे हैं, राजकुमार जी बैठे हैं। साहित्य अकादमी का दायित्व है यही है। मैं रेखा श्री बोल रही थी तो मैं दिनेश जी से मजाक कर रहा था कि दिनेश जी, किसी साहित्य अकादमी के कार्यक्रम में आपकी जिंदगी में ऐसा इतना बोलने का मौका मिला था क्या इस उम्र में? मुझे तो नहीं मिला। तो दिनेश जी कह रहे थे कि नहीं, मुझे भी नहीं मिला। राजस्थान साहित्य अकादमी इस नई पीढ़ी को मेरे रहते हुए मौका देगी। भले ही इसके लिए हमें पंचाल साहब से माफी मांगनी पड़े, भले सत्यदेव जी से माफी मांगनी पड़े, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने वर्ग बदलाव किया है और वे बदलाव किया है। उस बदलाव के तहत मुझे अध्यक्ष बना के भेजा। तो मेरा दायित्व है कि जब तक मैं अध्यक्ष हूं तब तक मेरी पीढ़ी, मेरे पीछे पीढ़ी के लोग उस प्लेटफॉर्म का जम के इस्तेमाल करें जो प्लेटफॉर्म का सब उनके लिए बना है। साहित्य अकादमी का पहला दायित्व है किसी को पुरस्कृत सम्मानित उपकृत करना नहीं है। राजस्थान साहित्य अकादमी का पहला दायित्व है अपने प्रांत में साहित्यिक वातावरण तैयार करने का दायित्व है, और उस वातावरण से नई पोध लेके साहित्य की समृद्धि के लिए आगे बढ़ने का दायित्व है। 2008 से 2012 तक मैं भारत सरकार की साहित्य अकादमी नई दिल्ली में राजधानी परामर्श मंडल का सदस्य रहा, जिसके हमारे दिनेश पंचाल जी भी प्रतिनिधित्व हमसे पहले कर चुके थे। यही बात मैंने वहां पहले परामर्श मंडल की बैठक में की। कुछ प्रस्ताव लेके मैं गया, वहां मौजूद वरिष्ठ जनों ने कहा कि इन लोगों को हम जानते नहीं। मैं दिनेश जी को जानता था, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि मैं विशाल या नितिन को जानता हूं। मैंने उनसे सवाल किया कि मैं जिस शहर से आया हूं, मेरे शहर में 70 से प्लस वालों को आप जानते हैं, 2-3 नाम है। इसके बाद 35 ईयर बिलो था मैं जिस वक्त आदरणीय चंद्र प्रकाश देव जी ने मौका दिया था। 35 साल से कम, 30-35 के बीच का, और 240 सदस्यों में सबसे कम उम्र का। बीच की पीढ़ी कहां गई? क्योंकि आपने इतने साल तक उनको जानने की चेष्टा ही नहीं की, और बीच की पूरी पीढ़ी गायब हो गई। तो मैं आया हूं तो मेरे बाद की पीढ़ी कहीं गायब न हो जाए, वो अकादमियां मेरे इर्द गिर्द घूमते रह रहे, बाद की पीढ़ी को भी मौका दीजिए ना। तो ये मेरे प्रस्ताव मेरी बाद वाली पीढ़ी के, मेरे साथ वाली पीढ़ी के ना स्वीकार कीजिए। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि सम्मानित साथियों ने उनको स्वीकार किया और एक टीम वर्क चुका। वही टीम वर्क मैं यहाँ देख रहा हूँ। रेखा जी, हर्षिल जी, और आप तो सौभाग्यशाली हो कि राजकुमार जी, दिनेश जी जैसे लोग हैं यहाँ जो आपको मंच दे रहे हैं। हमने तो मंच स्वयं बनाए हैं। यह यूं कहिए कि जिस दो मियाद में खड़ा हूं मैं, तो राजस्थान साहित्य अकादमी का अध्यक्ष बनने के बाद गूगल मैप के थ्रू अकादमी भवन में पहुंचा हूं ज्वाइनिंग करने के लिए। पहले कभी भवन में आने का मौका ही नहीं मिला। भवन छोड़िए, सर्किट हाउस में रुके, सर्किट हाउस से कोई लेने वाला भी नहीं था। हम गूगल मैप के थ्रू ज्वाइनिंग करने आ रहे थे, बीच में भटके भी, लेकिन भटकाव को टालने का हम युवाओं में माता है। भटकते हुए भी हम सही मुकाम तक पहुंच सकते हैं, बशर्ते हमने तमन्ना। राजस्थान साहित्य अकादमी डूंगरपुर को बधाई देती है कि मेरे अध्यक्ष आने के बाद में यह पहला पाठक मंच डूंगरपुर में है। और पाठक मंच की बड़ी उपयोगिता है।
रेखा जी, मैंने आपकी पूरी किताब पढ़ी है, पर्याप्त चर्चा हो चुकी। अगर चर्चा नहीं होती तो मैं उस विषय को भी शामिल करता। सामने किताब उसके पन्ने मोड़े हुए हैं कि यहाँ मुझे बोलना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाठक मंच की अवधारणा के अनुरूप जैसे उपेंद्र जी बता रहे थे, सार्थक चर्चा यहाँ हो चुकी है और ये आयोजन की सार्थकता के लिए वगड़ी विभाग और आप सबका धन्यवाद। पाठक मंच दरअसल है क्या? अतिथियों का मंच नहीं है, पाठकों का मंच है। और सबसे प्यारा पाठक मंच राजकुमार जी कौन सा होता है? सबसे प्यारा पाठक मंच होता है जिसमें लेखक मौजूद नहीं होता है। रेखा जी की किताब में 1000 कमियां होंगी, लेकिन रेखा जी और मेरे संबंध होंगे या रेखा जी के आपके संबंध होंगे, रेखा जी के उनके संबंध होंगे, तो रेखा जी के मुंह पे वो बातें नहीं कहेंगे। आप अच्छी अच्छी चीजें कह जाएंगे, ये कमी है रेखा की, क्या कोई रचना है क्या, ये क्या कोई कविता है क्या, कविता ऐसे थोड़ी लिखी जाती है, कविता वैसे लिखी जाती है। ये बात पाठक कह सकता है अपने लेखक। पहले पत्र लिखते थे लेखक को, वो परंपराएं बंद हो चुकी हैं। अखबार में पढ़ते थे, नीचे एड्रेस सीढ़ी आते थे कि पाठक लिखते हैं। हमने भी लिखे हैं, बड़ी बड़ी बेबाकी से लिखे हैं। किस्सा मैं बताऊंगा, समय बहुत हो चुका, चाहे 1 घंटे में कार्यक्रम समेटना था, लेकिन बीच में कुछ हमने योगदान डाल दिया, कुछ चीजें लंबी चली गई। लेकिन 10 मिनट अगर आप देना चाहें तो मैं बात करूंगा। आलोचनाएं स्वीकार करने की क्षमताएं हमें खत्म हो चुकी हैं। अच्छा रचनाकार अपनी आलोचनाएं सुनना पसंद करता है, वह बनता है। बड़े बड़े लेखक हुए हैं, उन लोगों ने पाठकों की पत्रों के आधार पर अपने रचनाओं के मजमून बदल लिए। पत्रिका में किसी ढंग निर्माण साप्ताहिक हिंदुस्तान में किसी ढंग की रचनाएं आती थी, संग्रह में आती थी, फिर किसी रचना में आती थी। मुझे याद है भूपेंद्र नाथ का एक उपन्यास था जो मेरे शहर के गोविंद अग्रवाल जी ने पोस्ट कार्ड लिखा था, उन्होंने दिखाया मुझे कि पहला संस्करण था, उसमें मैंने ये कमियां गिना की, ये पोस्ट कार्ड लिखा। और दूसरे संस्करण आया, साहब आप कल्पना कीजिए, अष्ट साहब ने दूसरे संस्करण में साफ शब्द लिखा कि शुरू के गोविंद अग्रवाल की शिष्योत्सव के कारण ये बदलाव किए जा रहे हैं। वो होता है रचनाकार, वो होता है पाठक। तो हम पाठकों को, जैसे हेमंत जी कह रहे थे कि कड़वी बातें कहने वाला हूं, स्वागत है हेमंत जी। अगर आप सोशल नेटवर्किंग से जुड़े हैं तो मैं जमकर इस्तेमाल करता हूं, आप ये जुड़िए साहित्य अकादमी की गतिविधियों को देखिए। आज डूंगरपुर में अखबार में अगर छपेगी कल तो यही रह जाएगी, लेकिन सोशल नेटवर्किंग पूरे राजस्थान में, पूरे भारत में भी पहुंचा रही है कि डूंगरपुर में ऐसी बातें हुई है। मैंने सबसे पहले सचिव महोदय को कहा कि एक आईडी बनाइए, अलग मेल आईडी, जिस मेल आईडी में अध्यक्ष की और साहित्य अकादमी की लोग जमकर आलोचना कर सकें, कमियां गिना सकें, और उसको सचिव महोदय और हम दो ही देखेंगे, तीसरा कोई देखेगा नहीं, और 7 दिन में उन आलोचनाओं का निस्तारण होगा। प्रशंसाओं का दौर गया, अकादमी अध्यक्षों की प्रशंसाओं में स्तुति की बिरदावली करने का समय खत्म हो चुका है, जैसा इस मंच से भी कहा गया। आलोचना कीजिए, आपका अध्यक्ष अगर गड़बड़ कर रहा है तो कहिए व्यक्ति से, उसे व्यक्ति से नहीं कह पाए तो लिखिए उसे, लिख नहीं पाए तो मेल तो कीजिए, डब्बी मेल से कर दीजिए, बड़ा प्यारा ऑप्शन। लेकिन कोई नहीं कहेगा तो पता क्या चलेगा कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं तब नहीं लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गलत कर रहे हैं तब आप जरूर लिखिए, क्योंकि मैं अकादमियों के खिलाफ बोलने वाला मुख्य व्यक्ति रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्थान साहित्य अकादमी के मेरे कार्यकाल में हुए भी मुख्यता मेरे प्रांत के लेखकों और पाठकों में बनी रहेगी, ताकि जिस ध्येय के लिए हमारे गुरुदास जनार्दन राय नागर जी जैसे लोगों ने अकादमी का गठन किया, उस ध्येय तक अकादमी में पहुंचे तो सही। मैं तो यहाँ आने वाला भी नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किया कि जाइए, आप उदयपुर जाइए, काम करना। और मैं तो सार्वजनिक बीकानेर में कहा कि मैं फिर यहाँ नहीं आने वाला हूँ। तो जितना समय हो बेबाकी से और धड़ाके से काम करके निकले, क्योंकि फिर आने का जो बपोती का दौर था, चेला शिष्य का दौर था, वो भी खत्म हो चुका है। नए अध्यक्ष आए, नई शैली से काम करें। मैं आया हूं, मैं मेरी शैली से काम करूं, लेकिन उस शैली में बढ़िया क्या हो सकता है,
इस युवा की ऊर्जा का अधिकतम उपयोग आप कैसे कर पाते हैं, ये आप पर निर्भर है। चॉइस इंट्यूशन हाजिर है यहाँ पर। टेलीफोन नंबर सार्वजनिक है, मेल सार्वजनिक है, गुड मॉर्निंग गुड मैसेज कराओ, आप कुछ भी अकादमी का काम कीजिए, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। सोशल नेटवर्किंग पर 1 by 1 अगर लाइक भी करता है तो मैं स्वयं करता हूँ। आप बोलिए तो सही, चुप्पी के दौर में हमने बहुत बोल दिया है, और जो बोल रहे हैं उनके मुंह पे ताले चढ़ने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। आपका ये टेक्स्ट खुले मन से कह रहे हैं कि आप बोलिए और हमारे खिलाफ बोलिए। इसी श्रृंखला में हमने संवाद कार्यक्रम किया है। क्या ये बातचीत करें, बातचीत से कुछ चीजें निकलेंगी, हल होंगी। पत्रकारों से मिलेंगे, लेखकों से मिलेंगे, अध्यापकों से मिलेंगे, गांव से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे। तो ये पाठक मंच भी किससे है? पाठकों से मिलने का, संवाद का मंच है ये। जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे प्रांत के लेखक मुझसे बात करें, संवाद करें, अपनी समस्याएं बताएं, हम एक दूसरे से रूबरू हों, गलत किया उसको रोके, और मैं गलत कर रहा हूं उसको तुरंत रोके और मीडिया के लिए आगे बढ़े। तो कम से कम रचनाकार जिसने रचना लिखी है उस रचना में कुछ कमी है तो अगली किताब में तो न आए हो। वाहवाही के दौर में हमने पता नहीं कितने लेखकों को मार दिया है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, क्या शानदार, क्या शानदार, वाह 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 वाह। पूरी उम्र उसने उस वाहवाही में खत्म कर दी, पूरी उसकी रचनात्मकता हमने खत्म कर दी उसकी। वो वही था जिसने शुरुआत की और उसी दौर में वाहवाही लुटते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गया। कोई बदलाव, कोई रचनात्मक, बहुत से लेखक हैं पढ़ते रहते हैं उनकी पहली रचना से अंतिम रचना तक में कोई बदलाव नहीं है। 60-70 साल का समय गया लेकिन वही चीजें थी। बदलाव आएगा कहां से? पाठक जगाएगा तब से तो आएगा ना। तो पाठकों का दायित्व है कि इस पाठक मंच का भरपूर लाभ लें और रचनाकार की मौजूदगी, अध्यक्ष की मौजूदगी कोई मायने नहीं है। मैंने तो प्रयास संस्थान स्वरूप के माध्यम से राजस्थान साहित्य अकादमी का 500 रुपये मात्र में पाठक मंच जैसा आयोजन करवाया है, जिसमें 200-250 रुपये तो बेंदर के ले लेते हैं। पहले और महंगा था, तो कुछ सस्ते भी हो गए। आपको पत्रवाचक को पैसे देने होते हैं, उसमें अकादमी के मानदेय के तहत भले आप 20 रुपये 200 रुपये दो, कितने दो, वो किसके हिस्से में जाएंगे? आज के दिनेश जी के हिस्से में जाएंगे या सत्यदेव जी के हिस्से में जाएंगे? वो तो ऐसे अणुविवाह वाले, बागड़ विवाह वाले जाने। लेकिन ये सरकारी आयोजनों का एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में हम भी बदलाव करें। तमाम आयोजनों की राशि दुगनी से अधिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आप मांगते मत पैसे जाओगे, देते देते नहीं दूंगा। कहीं भी जाइए वो कह रहे हैं, सुना है ना आप सबने? वही बात हम मिलेंगे साहित्य अकादमी में लागू करेंगे, कहेंगे कि साहित्य अकादमी को भी वही बात कहिए कि आप मांगते मांगते चले जाओगे, देते देते नहीं कर दूंगा। और अनुवादों में भी जो मैं जान पाया, जबकि बहुत ज्यादा सर के बारे में पढ़ने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने देखा कि आपने गांधी को भी अनुवाद किया है राजस्थानी में, आपने अम्बेडकर पे काम किया है, आपने ज्योतिबा फुले पे काम किया है। और यह एक ऐसा प्रयास है जिससे कि जो हिंदी भाषा भाषी लोग हैं, दूसरी भाषाओं के जो श्रेष्ठतम रचनाएं हैं, वहां तक आप उनको पहुंचाने में अपना सहयोग दे रहे हैं। और उससे भी आगे आप एक समाज सेवी भी हैं, जैसा कि सुबोध ने चर्चा किया था, प्रयास संस्थान। और प्रयास संस्थान साहित्य के क्षेत्र में भी जो युवा प्रतिभाएं हैं उनको मंच दे रहा है, न केवल राजस्थानी में बल्कि हिंदी में भी। और मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप गांधीवादी भी हैं और मुझे गांधी से बड़ा प्रेम है, बहुत लगाव है। और जब आप कहते हैं कि अकादमी गांव-गांव जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली गांधी का ग्राम स्वराज्य है। तो मैं उम्मीद करता हूं हमारे अध्यक्ष सबको भाई रे नदी शब्दों की रे
रेखाश्री की पुस्तक ये सबको भाए रे। थोड़ा सा डिफरेंस है, साहित्य से मैं जुड़ा जरूर हूँ लेकिन थोड़ा कच्चा हूँ। मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ, थोड़ा माफ करना सर। गांव गली चौराहों का संगम इसमें होवे, हरियाली सा आंगन घर का मंगल जिसमें होवे, खेतों और खलियानों का दृश्य उसमें छाए रे, सबको भाए रे। नदी शब्दों की रे। दूसरा बोलो, समय का कुछ शॉर्ट नहीं दे रहा। वागड़ विभा साहित्य संस्था, वागड़ विभा साहित्य संस्था प्रतिभा को खोजे रे, वागड़ विभा साहित्य संस्था प्रतिभा को खोजे रे। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर भी होवे रे, पाठक मंच भी इस नदिया को, पाठक मंच भी इस नदिया को मधुर मधुर गावे रे, सबको भावे रे। नदी शब्दों की रे। अंतिम जीवन सारा रेखाश्री के लिए, जीवन सारा तुमने इसमें किया है जो अर्पण रे, ऐसा कोई हो न सकेगा जिसका कोई दर्पण रे। करना अब तू राज की सुन ले, अब मैं क्या कहना चाहता हूं, करना अब तू राज की सुन ले, हर कोई जागे रे, सबको भावे रे। गुलों को खा गई बहार, अब कहाँ जाएं। गुलों को खा गई बहार, अब कहाँ जाएं। फसल को खा गई है बाढ़, अब कहाँ जाएं। गुलों को खा गई। चंद कागज के टुकड़ों में बेच रहे मुल्क को, चंद कागज के टुकड़ों में बेच रहे मुल्क को, भेदिए हो गए राजदार, अब कहाँ जाएं। गुलों को खा गई बहार, अब कहाँ जाएं। फसल को खा गई नहीं महबूज असमत, अब यहाँ माँ बहनों की नहीं महफूज असमत, अब यहाँ माँ बहनों की डोलियां लुट रहे कहाँ
फूलों को खा गई बहार, अब कहाँ जाए, फसल तो खा गई। क्या हुआ उन बूढ़ी उम्मीद उन जवान ख्वाबों का, क्या हुआ उन बूढ़ी उम्मीद उन जवान